तो शायद महाराष्ट्र में और बेहतर फिगर हो सकता था। देखिए, आप इन रिजल्ट्स की अगर एनालिसिस करें तो ये बहुत उत्साहवर्धक है कांग्रेस के लिए और समूचे विपक्ष के लिए। आप देखिए, ये 225 सीट का दावा महाराष्ट्र में कर रहे थे। अब इनकी हालत ये हो गई है कि शिवसेना के आगे इन्हें हाथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सीटें सिर्फ 9800 रह गई हैं और 145 बहुमत के लिए चाहिए। तो बिना शिवसेना के चलता नहीं है, और शिवसेना उनका क्या करेगी अगले कुछ सालों में, आपको अंदाजा है वहां पे। तो महाराष्ट्र में भी हमें ये 50 सीट मिलके दे रहे थे हमारे राष्ट्रवादी के गठबंधन को। हम 109-110 के करीब पहुंच गए, जो हमारे लिए बहुत सी उत्साहवर्धक है। हरियाणा में ये 75 पार कर रहे थे कि अब की बार 75 पार, वहां भी हम बिल्कुल जो है इनके टक्कर में आ गए और एक स्थिति आई। मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव था वो भी हम जीते, और गुजरात में 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 3 से 4 सीट हम जीत रहे हैं और 2 से 3 सीट बीजेपी। तो इस तरह से आप, और अगर हम बिहार लें तो वहां भी आरजेडी अच्छा कर रही है। तो इस तरह विपक्ष। राजीव जी, हरियाणा की अगर चर्चा कर लें, आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया। 31 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे है, 40 पर बीजेपी, 9 सीटों का फासला है। जिस तरीके से आखिरी वक्त में हुड्डा को कमान दी गई थी, यह फैसला थोड़ा पहले होता, थोड़ा और जोर लगाया जाता तो वहां पर मेजॉरिटी भी मिल सकती थी कांग्रेस को। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि अगर और जोर लगाया जाता तो निश्चित रूप से हम वहां अच्छा कर सकते थे। लेकिन जहां जो मीडिया के सर्वे ओपिनियन तो कांग्रेस को 5 से 10 सीट, कोई 2 सीट, कोई 3 सीट यही दे रहे थे ना। तो एक माहौल जो है ऐसा बनाया हुआ था कि जी कांग्रेस हार रही, कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस कुछ नहीं, 0 हो रही है, और 75 से 80 सीट जो है वो लोग ले रहे हैं। तो ये एक माहौल उन लोगों ने ऐसा बना रखा था, उसका असर वोटर पे भी जाता है। मैं तो ये चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान ओपिनियन पोल पे भी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि वो मतदाता को बहुत प्रभावित करते हैं। तो आप छोटी छोटी चीजों पे तो रोक लगाते हैं, नाली नहीं बना सकते हैं, सड़क में खड़ंजा नहीं बिछा सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा मतदाता के दिमाग को प्रभावित करते हैं उस पर कहीं कोई रोक नहीं होती है। क्या हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो हाल फिलहाल में विवाद हुए, राजीव जी, क्या आप मानते हैं कि उन विवादों ने भी नुकसान पहुंचाया? अगर वो विवाद नहीं होते, गुटबाजी नहीं होती, तो शायद कांग्रेस एकजुट होकर मैदान पर उतरती। नहीं, देखिए, विवाद तो हर पार्टी में, हमें एक पार्टी बता दी जिसमें कोई विवाद न हो। विवादहीन पार्टी कोई नहीं है, जहां व्यक्ति हैं वहां विवाद होते ही है। यहां भी आखिर में बाद में जो है सब मिलजुल के लड़े, लेकिन वो ठीक है, हमारे पहले के जो अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी के विरुद्ध प्रचार किया, उसका नुकसान करने की उन्होंने कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई असर पड़ा, लेकिन उन्होंने किया, तो उसका एक लोगों के दिलो दिमाग पे बात जाती है। लेकिन कुल मिला के जो है अगर हम देखें तो आज के चुनाव के नतीजे जो है कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहवर्धक है, और हमें बहुत ही, और उत्तर प्रदेश में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये तो इस तरह से जो है पूरा अगर इलेक्शन एनालिसिस करें तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल है कंट्री। राजीव जी, हरियाणा में जो हालात थे, जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश ने आपसे पूछा था, अगर थोड़ी और मेहनत होती तो ये कौर आप खा सकते थे। निश्चित रूप से मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर जो है हम और पहले से तैयारी करते और मेहनत करते तो हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार वहां बनती। मैं आपसे सहमत हूं। महाराष्ट्र की स्थिति अगर राजीव जी देखें आप, तो ऐन चुनाव के पहले प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष, कोई चेहरा नहीं, अशोक चौहान को हटा दिया जाना, उसके बावजूद अगर पार्टी इतना अच्छा करती, और उसके अलावा वहां पर प्रचार प्रसार को लेकर अगर आप देखें तो जो ताकत झोंकी जानी चाहिए थी वो नहीं झोंके। ये एक वजह आपको लगती है कि एनसीपी से कम सीटें भी कांग्रेस को मिली हैं? देखिए, मैं आपकी जो एनालिसिस है उससे सहमत हूं। महाराष्ट्र में भी हमें ये था कि हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इनकी बड़ी तैयारी, इनका बहुत कुछ है, कुछ निर्णय जो है थोड़े देर से हुए। वहां भी अगर मेहनत की जाती तो अगर हमारा गठबंधन जो है बहुत मजबूत गठबंधन था, वो निश्चित रूप से 130 से 140 सीट लेके आ सकता था। पवार साहब ने बहुत मेहनत की, जो व्यक्तिगत स्तर पर हमारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन मुंबई में हमारी सबसे बड़ी हार हुई। मुंबई में जो हमारे जो है आपसी मनमुटाव रहे, और उसकी वजह से मुंबई में अगर हमने जोर लगाया होता तो 35 सीटों में आसानी से 10-15 सीटें वहां प्राप्त हो सकती थी। हरियाणा में राजीव जी, आपके हिसाब से चूंकि अब कांग्रेस 31 पर है,
जेजेपी का अगर समर्थन मिल जाता है तो 10 फिर भी बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कांग्रेस दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे तो उसका आधार क्या है, समीकरण क्या हो सकता है? देखिए, गिनती पूरी हो गई क्या? नहीं, पूरी नहीं हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा इस बात। ये फाइनल रिजल्ट आ गया क्या? फाइनल टैली? नहीं, फाइनल टैली नहीं आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन। तो वहां पे तो एक एक दो सीट भी मैटर करेगी। लेकिन राजीव जी, एक दो सीट भी मैटर करेगी हरियाणा में, क्योंकि बहुत ही क्लोज चल रहा है। राजीव जी, आप न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ वहाँ नेताओं में से एक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर बीजेपी 38 पे आ जाती है तो नहीं, अगर बीजेपी 38 पे आ जाती है वहां पे, मान लो 38 सीटें वो जीती है, तो डिफरेंस जो है वो 8 सीट का आ जाता है। इंडिपेंडेंट 7 है ना? तो फिर उनको किसी पार्टी से बात करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वहां हर चीज का एक राजनीतिक विश्लेषण है। अगर आप देखिए तो हर जगह इफ और बट लगा हुआ है, और हम अगर 31 से थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। राजीव जी, ये जो आंकड़े हैं ये चुनाव आयोग के रुझान हैं, और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उसके अलावा आप खुद पत्रकार भी रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अंकगणित अगर आमूलचूल भी बदलाव होता है तो कांग्रेस सत्ता बनाने के कैसे करीब पहुंचेगी? नहीं, अमूल चूल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1-2 सीट भी ऊपर नीचे होता है, कल को अगर 33 सीट जो है वो कांग्रेस की हो जाए, 33-34, तो जो है हम जेजेपी और हमारे साथ आ जाए तो हम बहुमत के आंकड़े पे पहुंच सकते हैं। और अगर वो नीचे आ जाए 37-38 सीट पे भाजपा, तो उनके लिए कठिनता आ जाती जब तक जेजेपी उनका साथ नहीं देगी। तो हर जगह एक आंकड़ा फंसा हुआ है। उस आंकड़े, तो अगर पूरे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तो एक बात है, अगर 1-2 सीट भी ऊपर नीचे, चाहे उनकी कम हो या हमारी बढ़े, तो उससे फर्क आ जाएगा। जेजेपी से बात करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है राजीव जी? देखिए, ये सब तो हुड्डा जी पर निर्भर करता है। वही वहां पे ये कमान संभाले हुए, तो वो जैसी जो स्थिति होगी इस हिसाब से निर्णय लेंगे वो। ठीक है राजीव जी, एक सवाल और फिर मैं जेजेपी का भी रुख कर लूंगा कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है, जो आपकी राय है, या फिर कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है, अपील भी की गई है हुड्डा की ओर से कि सभी गैर बीजेपी पार्टियां एक साथ आ जाएं, सरकार बनाएं। हरियाणा में जो पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है कांग्रेस पार्टी का, पिछली बार 15 सीटें, इस बार 31 सीटें, इसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हो, क्रेडिट किसे देंगे आप? देखिए, जो पार्टी का हरियाणा में जो है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा, तो क्रेडिट हम हरियाणा की जनता को देंगे। इसके बाद जो हमारा नेतृत्व रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी का स्थानीय स्तर पर, वो बहुत अच्छा रहा। गुलाम नबी आजाद जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अनुभवी है, वो बहुत जबरदस्त रहा, और उन्होंने वहां के झगड़े खत्म कराने की पूरी कोशिश की, और उसके बल पे हम यहाँ पे आगे बढ़े। और यहाँ पे हमारे सोनिया जी ने जो है, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका नेतृत्व उनको लोग बहुत चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और राहुल जी ने वहां कैंपेन किया। तो इन सब का मिला जुला प्रभाव है। नहीं, मेरे पूछने का ये मतलब सीधे से था, राजीव जी आपने बृहद जवाब दे दिया, वो ठीक है। क्रेडिट हुड्डा जी को या फिर टॉप लीडरशिप को? मैंने बोला ना आपको, आई हैव गिवन ए कंबाइंड क्रेडिट। चलिए ठीक है, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रुख कर लेते हैं, एक प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इनको स्क्रीन पर लाया भी जाए। बताइए, क्या कांग्रेस साथ मिलाने के लिए तैयार है जननायक जनता पार्टी? नहीं, जननायक जनता पार्टी की कल हमारी 10 बजे सारे एमएलए को हमने कॉल कर रखी है। उसके बाद फिर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है। राजीव जी आप बने रहें, राजीव जी आप बने रहें। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंडिया का, उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एमएलए से पूछा जाएगा। फिर भी हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर होंगे, उसमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखते हुए जो भी फैसला होगा कल ही हो पाएगा। नहीं, एमएलए से क्या पूछा जाएगा? एमएलए से देखिए, वो बेसिकली लोगों को रिप्रेजेंट तो एमएलए करते हैं, लोगों ने उनको विधायक चुना है, उनकी क्या राय है, वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं। तो नहीं, एक बात बहुत सीधी सी है, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी है, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस कोई नई पार्टी है। दुष्यंत चौटाला सुबह से 4 से 5 बार मीडिया के सामने आ गए, कह दिया जो हरियाणा के विकास की बातचीत करेगा, जो हरियाणा को आगे बढ़ाने की बातचीत करेगा, उसके साथ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है या फिर कांग्रेस का एजेंडा क्या है, ऐसा तो है नहीं कि दुष्यंत चौटाला उसे जानते नहीं होंगे, तो इंतजार किस बात का है? नहीं, बात सिर्फ पार्टी में
पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखिए ना आप, एक लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ी है। जो बदलाव आज के दिन हरियाणा में आया, जो बीजेपी को ये बहुमत से कम बीजेपी को लेके आए, इन सीटों पर जो समेटा हो दूसरी चौटाला जी की मेहनत और जेजेपी के कार्यकर्ताओं की। नहीं तो फिर ये कहिए कि आप बेहतर ऑफर का इंतजार कर रहे हैं कि एक दो दिन समय ले लिया जाए, बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी ओर से ज्यादा बेहतर ऑफर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, आप खुद समझिए कि जो निर्णय लेना है वैसे भी तो विधायकों का ही निर्णय होता है, और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये तो देखिए, विधायक आपके नायक हो सकते हैं, लेकिन महानायक दुष्यंत हैं, और दुष्यंत के मन में उन्होंने जब भी आज मीडिया से बात की, कम से कम 4 से 5 बार वो मुखातिब हुए और उन्होंने ये साफ किया कि हम किंग मेकर हैं, चाबी आपका चुनाव चिन्ह है, लेकिन आप किस ताले पे वो चाबी लगाएंगे, ये तो प्रवक्ता होने के नाते आप भी संकेत और इसमें कोई दो राय नहीं। चाबी हमारे पास है, हमारी चाबी से विधानसभा का, सरकार का, मुख्यमंत्री का दरवाजा खुलेगा, वही होगा। लेकिन जो भी फैसला, मान लो दुष्यंत चौटाला जी भी फैसला लेते हैं, तो वो भी सभी से मिलके तो पूछ के तो आपस में कम्युनिकेट करके तो जो भी चीजें होगी डेमोक्रेटिक तरीके से तो